जियो पॉइंट बंद है। जय श्री राम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आ गया हूँ आप सभी के लिए कश्मीर व्लॉग लेकर। तो आज हम निकल पड़े हैं कश्मीर के लिए। अगर आप लोग भी कश्मीर जा रहे हैं तो आप लोग सही वीडियो पर आए हैं। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप कश्मीर कैसे पहुंचे, कश्मीर में आपका स्टे फूड कैसे रहेगा, कश्मीर में आप कहां कहां घूम सकते हैं, आपका पूरा बजट क्या रहेगा, कहां कितना खर्चा करना पड़ता है और कश्मीर में क्या क्या स्कैम होते हैं जिससे आपको बचना रहता है। कश्मीर से रिलेटेड आज A to Z इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं वीडियो पर और एंड तक जरूर से बने रहिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो को लाइक शेयर करें। अभी हमें उधमपुर रेलवे स्टेशन पर हमारा जो पिकअप और ड्रॉप रहता है वो जम्मू तवी टू जम्मू तवी रहता है, लेकिन ट्रेन ज्यादा ही लेट हो रही थी और जो उधमपुर रेलवे स्टेशन है वो श्रीनगर वाले रूट पर ही पड़ता है। तो हमारे ड्राइवर भैया ने बोला है कि आप उधमपुर रेलवे स्टेशन पर उतर जाना। तो उधमपुर रेलवे स्टेशन पर उतरकर फिर हम हमारी कार में बैठकर निकल पड़ते हैं श्रीनगर के लिए। चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ कि आप श्रीनगर तक कैसे पहुंचेंगे, कितने तरीके से पहुंचेंगे और किस तरीके में कितना खर्चा होगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता हूँ। देखिए, अगर आप फ्लाइट से जा रहे हैं तो आप अपने नियर बाय एयरपोर्ट से डायरेक्ट श्रीनगर एयरपोर्ट तक की टिकट करा सकते हैं, जो इजीली आपको मिल जाएगी। उसके रेट ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो जब आप जा रहे हैं तब आप उसका रेट देख सकते हैं, चेक कर लेना और फिर अपने हिसाब से बुक कर आप डायरेक्ट श्रीनगर पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर आप ट्रेन से जा रहे हैं तो आप अपने नियर बाय रेलवे स्टेशन से जम्मू तवी रेलवे स्टेशन तक आ सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिल रही है तो आप पहले दिल्ली जाइए, दिल्ली से आपको ट्रेन मिल जाएगी। अगर आप कहीं और से आ रहे हैं तो आप कटरा रेलवे स्टेशन तक भी आ सकते हैं, अगर वहां तक की भी आपको टिकट मिल रही है। या तो आप चंडीगढ़ आ सकते हैं, चंडीगढ़ से आपको इजीली जम्मू तवी तक की टिकट मिल जाएगी। अब आप जम्मू तवी या उधमपुर रेलवे स्टेशन तक पहुंच जाएंगे, वहां से फिर आप बस करके जा सकते हैं। डायरेक्ट बस भी चलती है श्रीनगर तक। अगर आपको बस नहीं लेनी है तो टैक्सी भी चलती है, शेयरिंग टैक्सी चलती है, जो आपको इजिली 1000 से 1200 रुपए में श्रीनगर पहुंचा देगी। अगर आप कटरा में भी है तो आप कटरा बस स्टैंड से भी टैक्सी ले सकते हैं, जम्मू तवी से भी ले सकते हैं, उधमपुर से भी टैक्सी ले सकते हैं डायरेक्ट श्रीनगर तक की। यहाँ पे सिर्फ 200 रुपए का फर्क दिखेगा जो आपको डायरेक्ट श्रीनगर तक पहुंचा देगी। अगर आप लोग कश्मीर जा रहे हैं तो आपके लिए गुड न्यूज भी है। इसी साल दिल्ली से कश्मीर तक डायरेक्ट ट्रेन चालू हो जाएगी, जो कि दिल्ली स्टेशन से श्रीनगर रेलवे स्टेशन तक जाएगी। वैसे तो 26 जनवरी 2025 को ये ट्रेन चालू होना 100% था, लेकिन ट्रैक अभी कंस्ट्रक्शन पर है, पूरा कंस्ट्रक्शन अभी हुआ नहीं है, जिस वजह से अभी ये चालू नहीं हुई है। मुश्किल से 3-4 महीने के अप्रोक्सीमेटली ये पूरा ट्रैक का काम खत्म हो जाएगा, तो 2025 में ही ये आपको ट्रेन चालू हो जाएगी, जिससे आप दिल्ली से श्रीनगर तक डायरेक्ट जा सकते हो और जिसका थर्ड एसी का कॉस्ट रहने वाला है 1500 रुपए। अभी हम श्रीनगर नहीं पहुंचे हैं, अभी हम बीच रास्ते में रुके हुए हैं, क्योंकि असली VIP मूवमेंट चल रहा है। यहाँ पर कोई पॉलिटिशियन, कोई विधायक नहीं निकल रहा है या कोई एक्टर एक्ट्रेस नहीं निकल रही है। ये हमारे देश के जो असली VIP लोग हैं। आर्मी का जो बटालियन निकलती है, आर्मी बटालियन जो निकलती है, तब कश्मीर में क्या होता है कि पूरे लोग को रोक देते हैं, भले ही वो वहाँ के लोकल हो या टूरिस्ट हो, उनको एक साइड में रोक दिया जाता है। जब पूरी बटालियन क्रॉस कर जाती है उसके बाद नॉर्मल व्हीकल को निकलने देता है। अभी हम आ चुके हैं ड्राई फ्रूट्स मार्केट पर और यहाँ पर हम ड्राई फ्रूट्स खरीदते हैं और कश्मीर का फेमस कहवा पीते हैं। अगर आप लोग भी कश्मीर आ रहे हैं तो यहाँ का कहवा पीना मत भूलना। जब आप जम्मू से श्रीनगर जाएंगे तो आपको बीच में ही ये ड्राई फ्रूट्स मार्केट दिखेगा। ये मार्केट श्रीनगर से पहले ही पड़ता है और ये करीबन 2 से 3 किलोमीटर तक का लंबा एक ड्राई फ्रूट मार्केट है, जहाँ रोड के दोनों तरफ आपको ड्राई फ्रूट की शॉप दिखेगी। अगर आप किसी को ड्राई फ्रूट्स खरीदना है तो आप इन शॉप से खरीद सकते हैं। वैसे कश्मीर में ड्राई फ्रूट्स तो आपको हर जगह बिकता हुआ दिखेगा, लेकिन ये आप गारंटी नहीं ले सकते हो ना कि यहीं का ओरिजिनल है। कुछ लोग डुप्लीकेट भी बेचते हैं, इसलिए जहाँ दुकान लेके बैठे हैं, ये एक मार्केट है पूरा। तो अगर आप लोग आ रहे हैं तो यहाँ से खरीद सकते हैं। और अगर आप बाय रोड
नहीं आ रहे हैं, मतलब आप फ्लाइट से आ रहे हैं, तो आप जब श्रीनगर से पहलगाम जाएंगे तब भी ये आपको रास्ते में पड़ेगा, तो आप तब भी खरीद सकते हैं। अभी आप जो वीडियो में देख रहे हैं ये सारे केसर के खेत हैं। केसर अभी पूरा हार्वेस्ट हो चुका है। जिस टाइम पर हम गए थे उससे पहले ही केसर की पूरी हार्वेस्टिंग हो चुकी थी। जब आप आ रहे हैं तब अगर केसर की हार्वेस्टिंग चल रही है या केसर उगा हुआ है तो आप खेत पर विजिट कर भी सकते हैं और खुद के हाथ से तोड़ भी सकते हैं। इसी के साथ हम पहुंच जाते हैं श्रीनगर हमारी होटल में, और हमारी होटल यहाँ पर पहले से बुक थी, जिस वजह से हमें ज्यादा परेशान होना नहीं पड़ा। हम डायरेक्ट हमारी होटल ही पहुंच गए हैं। अगर आप लोग भी कश्मीर आ रहे हैं तो आने से पहले ही अपनी होटल बुक करा ले। मैं डिस्क्रिप्शन में 2-3 होटल के कॉन्टेक्ट नंबर और नाम दे दूंगा, यहाँ पर भी श्रीनगर में भी दे दूंगा, और जहाँ जहाँ मैं घूमने जाऊंगा वहाँ की होटल के भी नंबर और नाम मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ आप ऑनलाइन बुक कर सकते हो कॉल कर। आप सभी को मेरा एक सजेशन है, अगर आप लड़की आ रहे हैं या कपल आ रहे हैं या मैरिड कपल आ रहे हैं कश्मीर में, तो या तो पैकेज के थ्रू आना या तो सारी चीजें पहले से बुक कर आना, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट यहाँ पहुंच जाएंगे तो आपको बहुत दिक्कत आएगी और बहुत परेशान भी होना पड़ेगा। क्योंकि जब आप लोग आओगे तो पहले ही इतना ट्रेवल करके आ रहे हो, आप इतना थके हुए होंगे, और फिर अपना लगेज उठाकर आप जगह जगह जाएंगे, रेट ट्राई करेंगे, रूम देखेंगे, आपका दिन भी वेस्ट होगा, टाइम भी वेस्ट होगा, मनी भी वेस्ट होगी, ऊपर से आपको बहुत परेशान होना पड़ेगा। इसलिए अगर आप कश्मीर भी नहीं कहीं भी जा रहे हैं, या तो पहले से बुक करा लो या तो आप किसी पैकेज के थ्रू चले जाओ। और अगर आप कहीं ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ आप जा चुके हैं या जिस जगह के बारे में आपको नॉलेज है, तब कोई बात नहीं, लेकिन अगर कश्मीर आ रहे हैं खासकर आप, तो पहले से चीज बुक करा कर आओ या तो पैकेज के थ्रू आ जाओ। इसी के साथ मैं पहुंच जाता हूँ अपने रूम में। चलिए मैं आपको अपना रूम दिखाता हूँ। यहाँ पर रूम में मुझे सारी फैसिलिटी दी थी। यहाँ पर रूम में हीटर भी था, गीजर भी था, केटल भी था पानी गर्म करने का, और चाय कॉफी की भी फैसिलिटी दी गई थी। मतलब एक रूम में जो जो चीज होनी चाहिए थी मुझे यहाँ पर सारी फैसिलिटी दी गई थी। कुछ टाइम रेस्ट कर फ्रेश होने के बाद फिर हम जाते हैं नीचे डिनर करने के लिए। यहाँ पर इनका रेस्टोरेंट भी बहुत अच्छा बना था, काफी अच्छी लाइटिंग थी, अरेंजमेंट भी बहुत अच्छी दी गई थी। देखिए अगर आप पैकेज के थ्रू कश्मीर आ रहे हैं या खुद से ही पहले से ही ऑनलाइन बुक करके आ रहे हैं सब कुछ इंटरनेट की मदद से, तो थोड़ा अच्छे से इंक्वायरी कर आना। अगर आप पैकेज के थ्रू आ रहे हैं तो उन लोग की भी इंक्वायरी अच्छे से करना, और अगर आप खुद से कुछ बुक कर रहे हैं तो भी इंक्वायरी करके करना, क्योंकि क्या होता है ना, ऑनलाइन भी बहुत फ्रॉड काम चल रहे हैं, और पैकेज वालों के भी कुछ पैकेज वाले ही बहुत अच्छी सर्विस देते हैं और बहुत अच्छे हैं, नहीं तो आधा तो ऑनलाइन अपना फेक बना रखी है आईडी। अगर आप पैकेज के थ्रू आ रहे हैं तो भी अच्छे से इंक्वायरी करके आना, गूगल पे एक बार जाकर उनके बारे में सर्च कर लेना। यहाँ का फूड भी बहुत टेस्टी था, इन्होंने जितने भी आइटम रखे थे सारे टेस्टी थे, और यहाँ का डेजर्ट भी बहुत टेस्टी था। डिनर करने के बाद हम आ जाते हैं हमारी होटल के बाहर वॉक करने के लिए। कुछ टाइम वॉक करने के बाद फिर हम निकल जाते हैं हमारे रूम में सोने के लिए, क्योंकि कल सुबह जल्दी उठकर हम निकलेंगे सोनमर्ग के लिए, और इसी वीडियो में आपको सोनमर्ग से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन बताऊंगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, हमारी सुंदर सी सुबह हो गई है श्रीनगर कश्मीर में, और हम फ्रेश होकर एकदम रेडी हो गए हैं सोनमर्ग जाने के लिए। साथ ही में मैंने अपना बैग भी रेडी कर लिया है, जिसमें कुछ गर्म कपड़े, ग्लव और कुछ खाने पीने का सामान भी रख लिया है। जब आप लोग भी कश्मीर आएंगे और कहीं भी घूमने जाएंगे, सोनमर्ग, गुलमर्ग, पहलगाम, तो अपने साथ खाने का एक सफिशिएंट क्वांटिटी में सामान लेकर जाना, और पानी की बोतल भी लेकर जाना। वैसे ऊपर मिल जाता है, लेकिन फिर भी एक बैकअप के लिए अपने पास रख के ले जाना। रेडी होकर हमारा बैग उठाकर हम पहुंच जाते हैं नीचे ब्रेकफास्ट करने के लिए, क्योंकि एक रीजन ये भी है कि श्रीनगर में तो आपको खाना अच्छा मिल जाएगा, लेकिन जब आप गुलमर्ग, सोनमर्ग तरफ जा रहे हैं तो ये जरूरी नहीं है वहाँ भी खाना आपको अच्छा मिले, आपके टेस्ट के हिसाब से मिले। इसलिए कुछ क्वांटिटी में जो भी आपको रखना हो वो आप अपने बैग में ले जा सकते हैं। ब्रेकफास्ट कर फाइनली अब हम निकल गए हैं सोनमर्ग के लिए। वीडियो में आप श्रीनगर की खूबसूरती देख सकते हैं। चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ कि श्रीनगर क्यों फेमस है। वैसे श्रीनगर में कुछ ज्यादा चीज नहीं है एक्सप्लोर करने के लिए, घूमने के लिए, लेकिन श्रीनगर में एक बहुत बड़ी और बहुत अच्छी चीज है, वो है डल लेक। श्रीनगर डल लेक के लिए बहुत फेमस है। अभी आप जो वीडियो में देख रहे हैं यही डल लेक है, और ये डल लेक का बैक साइड है। डल लेक का फ्रंट साइड दूसरी तरफ है, जहाँ से आप बोट हाउस के लिए जाते हैं। किसी का बोट हाउस में स्टे रहता है, हम बोट हाउस में भी हमारा एक दिन का स्टे, हम वहाँ भी जाएंगे। लेकिन अभी मैं आपके लिए सिर्फ नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि ये जो अभी आप वीडियो में देख रहे हैं ये डल लेक का बैक साइड है, और बैक साइड ही बहुत खूबसूरत है। जब आप फ्रंट साइड से एंट्री लोगे ना, तो आपको बैक साइड घुमाने का ही वो 1000-1500 रुपए लेता है। इसलिए अगर आप जब सोनमर्ग जा रहे हैं तो जल्दी निकल जाइए, या सोनमर्ग से आप टाइम पे लौट पाते हैं। जब सनसेट के टाइम पे अगर लौट पाते हैं और डल लेक तक पहुंच जाते हैं, तो आप एक बार यहीं पे डल लेक घूम लेना। वो 500-600 रुपए में पूरी बैक साइड घुमा देगा, क्योंकि डल लेक की बैक साइड बहुत खूबसूरत है कंपेयर करें फ्रंट साइड से। तो बाकी मेरा भी सजेशन आप सभी को यही रहेगा कि आप जब श्रीनगर से सोनमर्ग
सोनमर्ग के लिए डे 1 निकलेंगे तो आप थोड़ा जल्दी निकल जाना। रात को ही ड्राइवर से बोल देना कि हम सोनमर्ग के लिए जल्दी निकलेंगे, और आप उससे क्या करना, आप या तो मॉर्निंग में ही शिकारा राइड ले लेना, या तो जल्दी आप सोनमर्ग पूरा घूम के एक्सप्लोर करने के बाद सनसेट के टाइम में यहाँ पर पहुंच जाना और एक बार शिकारा राइड आप ले लेना डल लेक की बैक साइड में। ये आपके लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट रहेगा और आप इसको मिस करेंगे अगर आप बाद में आप सोचेंगे नहीं बाद में कर लेंगे, तो बाद में आपको टाइम नहीं मिलेगा। आप डे 1 में ही इसको यूटिलाइज कर लेना और यूज कर लेना, और डे 1 में ही आप शिकारा राइड ले लेना डल लेक की बैक साइड की। इसी के साथ सोनमर्ग का आधा रास्ता हमने क्रॉस कर लिया है, और अभी आपने वीडियो में देखा होगा पीछे क्लिप में कि जब हम श्रीनगर से सोनमर्ग के लिए निकले थे और जैसे ही हमने डल लेक क्रॉस करी थी उसके बाद करीबन 5 से 6 किलोमीटर का रास्ता एकदम बंजर था। लग नहीं रहा था कि हम सोनमर्ग जा रहे हैं। जो हमने सोशल मीडिया पे सोनमर्ग को देखा है वैसा फील वाइब बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। लेकिन जैसे ही वो 5 से 7 किलोमीटर का रोड खत्म हुआ उसके बाद ये वाला नजारा कुछ हमारे सामने दिखा है हमें कि रोड के दोनों तरफ आपको पहाड़ दिखेंगे और बर्फ दिखेंगे। नहीं तो पहले तो ऐसा दिख रहा था एकदम बंजर, जैसे कि गर्मियों में हम जा रहे हैं, हमारे इधर एमपी में ही है हम गर्मियों में, तब ऐसा रोड होता है ना वैसा रोड था। काफी घंटों की तपस्या करने के बाद कुछ इस तरीके का नजारा हमें देखने को मिला है कि रोड के दोनों तरफ आपको पेड़ दिखेंगे जो बर्फ से ढके हुए हैं। रोड के दोनों तरफ आपको फ्रेश स्नो दिखेगी। ये जो मेरा व्लॉग है मैं दिसंबर में एंड ऑफ दिसंबर गया था कश्मीर में। उस टाइम पे बहुत ठंड थी, पर श्रीनगर में उस टाइम पे बिल्कुल भी बर्फ नहीं थी। श्रीनगर से कहीं भी 20-25 किलोमीटर सोनमर्ग गुलमर्ग तरफ जा रहे थे तब बर्फ दिख रही थी, नहीं तो श्रीनगर में बिल्कुल भी बर्फ नहीं थी। और श्रीनगर में मेरे ख्याल से जो मैंने एक्सपीरियंस करा है मेरे लिए नॉर्मल ठंड थी श्रीनगर में भी। श्रीनगर जैसे ही मैं क्रॉस कर रहा था करीबन 10 से 12 किलोमीटर श्रीनगर क्रॉस करने के बाद बर्फ और ठंड का महसूस हो रहा था। मतलब बर्फ दिख रही थी अच्छी खासी और ठंड भी फिर अच्छी खासी धीरे धीरे जैसे ही ऊपर पहाड़ में हम बढ़ते जा रहे थे हमारे साथ साथ ठंड भी बढ़ती जा रही थी। मैंने पहाड़ों पे नॉर्मल रोड्स पर बहुत कार ड्राइव करी है, लेकिन बर्फ में स्नो के बीच में फर्स्ट टाइम मैंने कार ड्राइव करी है और ये मेरे लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट था। और साथ ही में जैसे जैसे हम सोनमर्ग के लिए आगे बढ़ते जा रहे थे वैसे वैसे हमें लाइव स्नो भी देखने को मिल रही थी। साथ में हमें ट्रैफिक भी देखने को मिल गया था जो कि आप वीडियो में देख सकते हैं। बहुत लंबा ट्रैफिक जाम है और इसलिए सब लोग कहते हैं कि जब आप होटल से निकल रहे हैं कहीं भी जाने के लिए, जैसे कि गुलमर्ग सोनमर्ग जाने के लिए, तो जितना जल्दी हो सके आप उतना जल्दी ब्रेकफास्ट कर होटल से निकल जाएं, क्योंकि जैसे जैसे दिन बढ़ेगा वैसे वैसे ट्रैफिक भी बढ़ता चला जाता है। वैसे जिस टाइम पर हम गए थे 20-22 दिसंबर को उस टाइम पे ट्रैफिक कम था, बहुत कम था कंपेयर करें 25 दिसंबर के बाद से जनवरी में, क्योंकि इस टाइम पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है। अभी हम गए थे तब तो लग रहा था ट्रैफिक जाम, पर मुश्किल से 15-20 मिनट में क्लियर होता जा रहा था, फिर गाड़ी आगे चलती जा रही थी। और क्या है, जनवरी में स्नो भी बहुत ज्यादा होती है जिस वजह से ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और फिर अपने सब लोग क्रिसमस और न्यू ईयर सेलिब्रेशन करने के लिए भी घूमने फिरने चले जाते हैं हिल स्टेशन पे, कश्मीर में ज्यादातर, तो उधर ट्रैफिक और ज्यादा बढ़ जाता है। अगर आप लोग भी कश्मीर, शिमला, मनाली या कहीं भी घूमने जाने का प्लान कर रहे हैं तो 20 दिसंबर के बाद और 15 जनवरी मतलब 20 दिसंबर से 15 जनवरी तक बहुत भीड़ होती है। सबकी छुट्टी तभी होती है, सब लोग घूमने का प्लान तभी करते हैं। इसलिए अगर आप जा रहे हैं तो थोड़ा या तो फिर ऐसी जगह जाएं जहां पर भीड़ कम रहे, क्योंकि कश्मीर और शिमला मनाली में उस टाइम पे बहुत भीड़ होती है। गोवा, कश्मीर, शिमला, मनाली इन जगहों में बहुत भीड़ होती है उस टाइम पर। कश्मीर जाने का सबसे अच्छा जो टाइम रहता है वो फरवरी और मार्च होता है, क्योंकि जनवरी में इतनी स्नो गिरती है, सब जगह स्नो हो जाती है, और फरवरी में भी स्नो गिरती है। और फरवरी में क्या होता है, हर जगह के रेट कम हो जाते हैं। कश्मीर में हर जगह आप कहीं भी चले जाओगे आपको प्राइस कम मिलेगी, होटल भी ले लो या आप पैकेज से भी जाओगे तो भी फरवरी में पैकेज सस्ते हो जाते हैं। फरवरी और मार्च में फिर आपको जब गर्मी की छुट्टी लगती है उस टाइम पे फिर हर चीज के पैसे भी बढ़ जाते हैं और पैकेज के पैसे भी इंक्रीज हो जाते हैं। तो आप ये चीज भी थोड़ा मैनेज करके चलना कि कब आपको जाना है। अगर आपको छुट्टी तभी मिल रही है तो एक मजबूरी बन जाती है, नहीं तो फरवरी और मार्च एकदम बेस्ट सीजन है कश्मीर जाने का। इसी के साथ हम लोग भी पहुंच गए हैं, लेकिन अभी हम सोनमर्ग नहीं पहुंचे हैं। सोनमर्ग से करीबन 10 किलोमीटर पहले ही हमें रोक दिया जाता है, क्योंकि ऊपर सोनमर्ग तरफ हेवी स्नोफॉल हो रही है। जहां अभी हम रुके हैं वहां तो बहुत कम स्लो स्नो गिर रही है, लेकिन यहाँ से ऊपर सोनमर्ग तरफ बहुत तेजी से स्नोफॉल हो रही है और कल रात से हो रही है, इसलिए सोनमर्ग का रास्ता बंद कर दिया गया है और हमें यहीं पर रोक दिया गया है। वैसे ये जगह भी बहुत खूबसूरत है, आप वीडियो में देख ही सकते हैं। ये जगह को मैंने पूरा एक्सप्लोर करा है, पूरा कैमरे में कैद करा है, जिसकी सारी क्लिप मैं इस वीडियो में
में डाल रहा हूँ। अभी जो वीडियो में आप क्लिप देख रहे हो, ये जगह से सोनमर्ग का जो डिस्टेंस है वो 7 से 8 किलोमीटर दूर है। ज्यादा दूर भी नहीं है यहाँ से सोनमर्ग, लेकिन वहाँ पर बहुत ज्यादा स्नो गिर रही है और रोड एकदम पूरे बंद हो गए क्योंकि रोड पर भी स्नो बिछ गई है। फिर क्या होता है, बिना चेन वाली गाड़ी अगर जाती है तो फिर वो दिक्कत होती है, गाड़ी इधर उधर भगती है, एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं, रोड से खाई में गाड़ी गिरने के चांसेस होते हैं और भी बहुत सारी डिसास्टर हो सकते हैं। इस वजह से क्या करते हैं, वो लोग गाड़ी ऊपर नहीं ले जाते और आर्मी वाले ही ले जाने के लिए मना कर देते हैं। जिस जगह पे अभी हमें, उस जगह पे भी धीरे धीरे स्नो बहुत तेज हो रही थी, बहुत तेज गिरने लगी थी। इस वजह से आप वीडियो में देख सकते हैं, मैंने भी अपनी स्नो वाली जैकेट पहन ली है, जिसके ऊपर स्नो गिरेगी तो मेरे को अंदर बैठेगी नहीं, ठंड नहीं लगेगा, मेरे कपड़े गीले नहीं होंगे। तो आप लोग भी अपने साथ एक ऐसी जैकेट ले जाना जिसके ऊपर स्नो गिरे तो स्नो ऊपर से ही हट जाए, अंदर आपके कपड़े में स्नो ना बैठे, क्योंकि फिर वो धीरे धीरे ठंड बढ़ जाती है और आपको फीवर भी आ सकता है और फिर आपको ठंड भी लगेगी। अगर आप लोग भी कश्मीर जा रहे हैं या कश्मीर जाने का प्लान कर रहे हैं तो अपने साथ अच्छे वाले शूज जो स्नो में भी काम दे दें और ट्रेकिंग के भी काम आ जाए, ऐसे शूज आते हैं, बहुत अच्छे आते हैं। वो 1500-2000 से की रेंज में आराम से मिल जाएंगे आपको, 2000 की रेंज में आराम से मिल जाएंगे। तो एक पेयर अच्छे वाले जूते ले जाना जो ट्रेकिंग और स्नो में काम दे दें, अपने साथ अच्छे वाले ग्लव्स ले जाना और अपने साथ एक अच्छा वाला केप ले जाना जो आपको ठंडी से बचा सके। ये 3 चीज ऐसी है, ये तो आपको रखना ही पड़ेगा आपके साथ, और ये खुद से खरीद के ले जाना यहीं से, जहां भी आप रहते हो आपके नियर बाय से, ताकि आप इनकी क्वालिटी खुद से देख सको और थोड़े अच्छे भी लगे। क्योंकि अगर आप कश्मीर मनाली स्नो के टाइम पे जाओगे, जब स्नोफॉल होती है, जब बर्फ रहती है हर जगह, उस टाइम पर जाओगे तो आपके नॉर्मल वाले जूते काम नहीं देंगे, ग्लव्स काम नहीं देंगे, उस टाइम पे अच्छी चीज ही लगती है। फिर आपको वहां से रेंट से लेने पड़ेंगे, फिर वहां का रेंट सीजन के हिसाब से इंक्रीज डिक्रीज होता रहता है। वैसे स्टार्टिंग वहां के जूते की जो आप लोगे 3-4 घंटे के लिए लोगे, जो आप किराए से जूते वहां 300-400 रुपए में ऐसे मिलते हैं, सीजन के टाइम पे और महंगे हो जाते हैं। इससे अच्छा जहां आप रहते हो वहीं से एक अच्छे पेयर खरीद लो जो आपको ट्रैकिंग में भी काम दे दे, स्नो में भी काम दे दे। क्योंकि कश्मीर में अगर आप 3-4 जगह भी घूमने गए और हर जगह आपको जूते लेने की नौबत आनी पड़ी तो आप किराया 1000 रुपए आराम से दे दोगे। इससे अच्छा खुद से एक पेयर जूते अच्छे खरीद लेना, और आपके नॉर्मल शूज भी चल जाते हैं, जो स्पोर्ट्स के शूज आते हैं, तो इसलिए टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, आपके पास जो भी है वो चल जाएंगे, पर एक पेयर अच्छे ले लोगे तो अच्छी बात है। जहां हम अभी है वहां स्नोफॉल बहुत तेज हो जाती है और ठंड भी बहुत बढ़ जाती है, जिस वजह से हम हाथ सेकने के लिए इधर बॉनफायर के पास आ जाते हैं और यहाँ पर आपको चलते फिरते खाने की चीजें मिल जाएगी। जो वैन रहती है उन्हीं को इन्होंने चलता फिरता एक रेस्टोरेंट बना रखा है, जहाँ से आप चाय, कॉफी, मैगी ये सब खा सकते हो। हम लोगों को बहुत टाइम हो गया था स्नो में खेलते हुए, घूमते हुए, फोटो रील करवाते करवाते बहुत टाइम हो गया था, और धीरे धीरे स्नोफॉल भी बढ़ती जा रही थी। तो हमने हाथ पैर थोड़े गर्म करे हाथ सेकने के बाद और चाय मैगी खाने के बाद, फिर अब हम जा रहे हैं हमारी होटल की तरफ। और रास्ते में भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट आते हैं जहां आप रुक सकते हैं, फोटो क्लिक करवा सकते हैं, रील बनवा सकते हैं। साथ में बहुत सारी जगह एक्टिविटीज भी होती है, जो आपको करनी है वो आप कर सकते हैं, गाड़ी रुकवा सकते हैं, जो भी आपके ड्राइवर भैया रहेंगे उनसे कहकर। हमें एक्टिविटीज में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है, इसलिए हमने नहीं करी। अभी तो बस आप वीडियो में कश्मीर की खूबसूरती देखिए और यहाँ के रोड, घर देखिए, जो छोटे छोटे गांव बसे हुए हैं हर 10 किलोमीटर के गैप में, आप उनको भी देखिए, वो पूरे भी बर्फ से ढके हुए हैं। और जो वीडियो में आप नजारा देख रहे हैं कश्मीर का, उसकी बात ही अलग है। कश्मीर को ऐसे ही जन्नत नहीं बोला गया है, वो आप वीडियो में साक्षात देख सकते हैं, प्रूफ देख सकते हैं कि कश्मीर कितना खूबसूरत है। और ये तो कुछ नहीं, अगर हम और ऊपर जाते, जैसे कि कश्मीर में बहुत सारी हिडन जगहें हैं जहां अभी लोगों को इतना नहीं पता है, लेकिन वो सारी जगह सोनमर्ग, गुलमर्ग, इन सब से भी हजारों गुना अच्छी है। कश्मीर में आपको एक चीज का और ध्यान रखना चाहिए, जब आप कश्मीर जाओगे तब आप देखना, आप कहीं भी कार से उतरोगे और ट्रैक करके थोड़ी दूर जाओगे या सोनमर्ग जाओगे, गुलमर्ग जाओगे, कार वाले तो पार्किंग में आपको उतार देंगे, जो भी आपके ड्राइवर भैया रहेंगे। पर जब आप पैदल जाओगे तो बहुत लोग आपको मिलेंगे, दिखेंगे, जो आपको बोलेंगे रास्ता बेकार है, आपकी ये नॉर्मल जूते नहीं चलेंगे, आप हमसे जूते ले लो, आप रेन वाले जूते ले लो, आप ये हमारे स्नो वाले जूते ले लो, आपके ये कपड़े नहीं चलेंगे, आप कपड़े भी किराए से ले लो। लेकिन उन किसी की भी बात में आप मत लगिएगा। आपके पास जो भी कपड़े हो, जैसे भी कपड़े हो, जो भी जूते हो, सारे तरीके के स्नो में काम दे देते हैं। पर स्नो के लिए बूट्स होना चाहिए, जो नॉर्मल बूट्स आते हैं, स्पोर्ट्स भी चल जाते हैं। जरूरी नहीं है कि आप उनसे रेंट से कपड़े लो और जूते लो, आपके कपड़े और आपके जूते भी वहां पर चल जाएंगे। सिर्फ आपके पास ग्लव्स भी होना चाहिए, ग्लव्स अपने पास होना चाहिए और टोपा होना चाहिए। बाकी जूते का तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया है कि थोड़ा बूट्स टाइप के जूते हों तो फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं है और कहीं
कहीं भी आपको कपड़े और जूते रेंट से लेने की फिर दिक्कत नहीं आएगी। रास्ते में एक पंजाबी ढाबा दिखता है तो वहाँ हम खाना खाने के लिए आ जाते हैं, क्योंकि सुबह हमने सिर्फ ब्रेकफास्ट करा था। उसके बाद यहाँ आते हैं तो यहाँ भी कुछ ज्यादा खाने को रहता नहीं है, तो हम सिर्फ यहाँ से मैगी और पराठे ऑर्डर कर देते हैं। और यहाँ के मैगी पराठे दोनों बहुत अच्छे थे। और इस रेस्टोरेंट में एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी थी, जो आपने देखा होगा, एक लकड़ी के बने उसमें एक हंडा रखा था जिसके अंदर आग जल रही थी। तो ये कश्मीर में सारे लोगों के पास रहती है और ये मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं अपने लिए एक परचेस करके भी लाया हूँ। अगर आप लोग भी जा रहे हैं तो ये ले लेना, ठंडियों में बहुत काम आता है। पराठे और मैगी खा के हम निकल जाते हैं फिर हमारी होटल के लिए, और रास्ते में ही हमें हो जाती है रात। देखिए मैं आपको अब बता देता हूँ कि आप श्रीनगर से सोनमर्ग वाले रूट पर घूमने जा रहे हैं तो वहाँ आपको क्या क्या आप घूम सकते हैं और वहाँ क्या क्या देखने लायक है। तो वहाँ आपको एक तो सोनमर्ग हो गया, जीरो पॉइंट हो गया, गगनगीर हो गई और ड्रास हो गया, और बल्टाल नाम की एक जगह है। अगर आप टाइम, पैसे और आपके पास कितने दिन के लिए आप कश्मीर में आए हो, कितने दिन घूम सकते हो, वो सब मैनेज कर पाओ तो ये सारी जगह भी आप घूम लीजिएगा। ये सारी जगह आपको सोनमर्ग वाले रूट पर पड़ेगी, कुछ सोनमर्ग से पहले और कुछ सोनमर्ग के आगे। देखिए कश्मीर में अगर आप गर्मी में आ रहे हो तो कश्मीर में आपको पूरी ग्रीनरी दिखेगी, और बर्फ के लिए आपको बहुत दूर दूर जाना पड़ेगा और उसके लिए पैसे भी आपको खर्च करना पड़ेगा एडिशनल। लेकिन आप दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 4 महीने अगर आप 4 महीनों में कश्मीर किसी भी मंथ में चले जाते हो तो आपका खर्चा भी बहुत कम होगा और आपको हर जगह बर्फ देखने को मिलेगी और आपको एडिशनल पे भी नहीं करना पड़ेगा स्नो में जाने के लिए, स्नो देखने के लिए। इसी के साथ हम पहुंच गए हमारी होटल, और फिर होटल पहुंच के हम फ्रेश होकर फिर चले जाते हैं हमारा डिनर करने के लिए। इसी के साथ सोनमर्ग वाला कश्मीर व्लॉग का फर्स्ट पार्ट यहीं पे होता है एंड। और कल हम जाएंगे गुलमर्ग, वहां पर हम गंडोला राइड लेंगे और भी बहुत सारी एक्टिविटीज गुलमर्ग में होती है। और अगर आप लोग भी गुलमर्ग जाओगे तो वहाँ आप कहाँ कहाँ घूम सकते हो, क्या क्या कर सकते हो, कैसे अपना पूरा दिन यूज करोगे, और वहाँ क्या क्या स्कैम होते हैं, कितना खर्चा आएगा, गंडोला आप कैसे लोगे, कैसे बुक करेंगे, उसका प्राइस क्या होता है, गुलमर्ग से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मैं अपने नेक्स्ट गुलमर्ग व्लॉग में दूंगा। तो मेरा गुलमर्ग व्लॉग देखना ना भूले। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।